जय हिंद दोस्तों। कल के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.2 को पूरे तरीके से समाप्त कर दिए थे और उसके एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.3 को शुरुआत करेंगे और इसके एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगा करके इस प्रश्नावली को पूरा आज के क्लास में क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, और कल से हमारा चलेगा समांतर श्रेणी। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास में। ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात, एक सूत्र आप याद रखना। कोई सूत्र याद रखिए या ना रखिए, एक सूत्र याद रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये सूत्र याद रखना। ये सूत्र क्या ज्ञात करने के लिए है? तो मूलों का अस्तित्व। क्या ज्ञात करने के लिए है? मूलों का अस्तित्व। क्योंकि इस प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन लगाने के लिए देगा, उस क्वेश्चन में एक बात कंपलसरी कहेगा कि अगर इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, अगर इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है तो उन मूलों को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम इस सूत्र से सॉल्व करके द्विघात समीकरण का क्या ज्ञात कर लेंगे, उसके मूलों का अगर अस्तित्व है, तो मूलों का अगर अस्तित्व होगा तभी हम उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकाल पाएंगे, नहीं तो उसका आंसर निकाल नहीं पाएंगे। तो देखते हैं और इसके क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जो प्रश्नावली 4.3 है, इसका जो पहला वाला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है कि जो मूल है वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है। और ध्यान रखना, उनको कब ज्ञात करेंगे? यदि उनके मूलों का अस्तित्व होगा तभी उन्हें ज्ञात कर पाएंगे, नहीं तो उन्हें ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो देखो उन्हें कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग शुरुआत करते हैं। अब देखिए, आपको सूत्र तो याद ही होगा। कौन सा सूत्र? तो भाई अस्तित्व का सूत्र लिखवाए थे, अभी बताए हैं, बी स्क्वायर। क्या लिखवाए हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये याद होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो ये बी स्क्वायर का मान है, याद रखना, ये जो बी स्क्वायर का मान है कभी भी इधर वाले मान से छोटा, यानी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, इसको कैसे पता करेंगे? तो ध्यान रखना, ए की जगह पे ए का मान, बी की जगह पे बी का मान, सी की जगह पे सी का मान रख करके हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर मान 0 से बड़ा आ रहा है या 0 आ रहा है, तब तो मूलों का अस्तित्व होगा, तब मूलों का अस्तित्व होगा। तो उन्हें हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। लेकिन अगर 0 से छोटा आया, यानी मान माइनस में आया, तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, तो उस द्विघात समीकरण के मूलों को हम लोग ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो देखो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ध्यान रखना, जो पहले होगा वो ए का मान, जो दूसरे पे बी का मान, तीसरा वाला सी का मान। तो पहले पे 2 है तो ए बराबर 2, बी बराबर दूसरे पे -3 है तो -3, सी बराबर ध्यान रखना क्या होगा, 5 दिया है तो क्या लिख देंगे, 5 दिया है तो सी बराबर 5। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें इन सभी का मान पता है, ए का मान 2, बी का मान -3, सी का मान 5। अब सूत्र पे रख देंगे तो लिखेंगे, इसलिए बी का मान कितना है, 5 है, बी का मान कितना है, -3, तो बी की जगह क्या रख देंगे, -3 का स्क्वायर, -4 गुणे ए का मान 2 है 2 गुणे सी का मान 5 है 5। अब देखो -3 का स्क्वायर करेंगे यानी 9 आ जाएगा, और -4 दूनी 8, और ध्यान रखना 4 दूनी 8, 8 पचे 40। तो देखो बड़े के सामने माइनस है तो क्या लग जाएगा, माइनस, और घटाएंगे तो कितना बचेगा, 31। क्या इसके मूलों का अस्तित्व है? तो इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण, यानी इसके मूलों को हम लोग ज्ञात नहीं कर पाएंगे। समझ आ रहा है ना? मूलों को कैसे ज्ञात करेंगे, चेक कर लेंगे मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। मूलों का अस्तित्व इसके क्या पता चला, 0 से देखो छोटा दिख रहा है क्योंकि माइनस में आ गया, तो 0 से छोटा है तो इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः इसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब हम लोग इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें लिखेंगे ए बराबर कितना दिखेगा, ध्यान देना, ए बराबर 3, बी बराबर भाई सबसे पहले -4 करड़ी में 3 है, -4 करड़ी में 3, और सी का मान कितना दिया है, सी बराबर 4 दिया है। तो मूलों का अस्तित्व चेक करना है पहले, तो चेक करेंगे किससे, बी स्क्वायर -4ac से।
इससे चेक करेंगे। बी स्क्वायर का मान कितना है भाई, -4 √3 पूरे का स्क्वायर, -4 गुणे ए का मान 3 गुणे सी का मान 4। अब देखो सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना, सॉल्व करेंगे माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 चौक को 16 गुणे, आई करनी हट जाएगी, क्या बचेगा 3, माइनस 4 चौक को 16 तिया 48, ये भी क्या आएगा 48, -48 बराबर 0। तो इसका मान 0 के क्या आया है, बराबर, अर्थात इसके मूलों का अस्तित्व है। तो इसके मूलों को हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं, इसके मूलों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके मूलों को देखो ज्ञात कैसे करेंगे, ज्ञात करने का हमारे पास दो तरीका है। इसके मूलों को ध्यान रखना, कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके मूलों को ज्ञात करने का दो तरीका है। एक तो पंडित श्रीधराचार्य यानी विविधकर वाले सूत्र से, जो विविधकर वाला सूत्र है उस सूत्र से हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और बाकी एक तो हमारा गुणनखंड विधि है, ये है, तो गुणनखंड विधि से भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, हम लोग इसके मूलों को कैसे ज्ञात करेंगे, इसके मूलों को ज्ञात करने के लिए हम लोग गुणनखंड विधि का यूज कर लेते हैं। ठीक, गुणनखंड विधि थोड़ा छोटी विधि है और फट दे लग जाएगा, तो गुणनखंड विधि को यूज कर लेते हैं, यानी 3x² - 4 खड़ी में 3x + 4। अब देखो गुणनखंड विधि को जब हम लोग यूज करेंगे तो क्या आएगा, गुणनखंड विधि के अनुसार ये जो यहाँ वाला दिखता है इस वाले में क्या जाता है, गुणा, जब इसका इसमें गुणा होगा 4 तिहाई क्या जाएगा 12। अब 12 का दो पार्ट हमें ऐसा करना है कि गुणा करने के बाद +12 आना चाहिए, और जोड़े चाहे घटाएं हमें -4 करड़ी में 3 आना चाहिए। तो देखो -2 करड़ी में 3 और गुणे -2 करड़ी में 3 करेंगे, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और कितना आ जाएगा 12। और ये वहीं पे आप ध्यान देंगे, अरे भाई देखो 2 दूना 4 और 3 कड़ी में से बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा तो गुणा हो जाएगा ना, 3 का 4 में, 4 3 क्या आ जाएगा 12, और वहीं -2 करड़ी में 3 -2 करड़ी में 3, तो -2 करड़ी में 3 -2 करड़ी में 3 जुड़ के क्या आ जाएगा 4 करड़ी में 3, कितना आ जाएगा 4 करड़ी में 3। सिंपल है, तो लिख सकते 3x² -2 करड़ी में 3x -2 करड़ी में 3x और +4 है तो +4। अब देखो इन दोनों में बात आती है हमें इन दोनों में कॉमन लेने की, तो सिंपल है, पहले देखो ऊपर वाला है 3x², तो 3x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर 3 को हम लोग करड़ी में ठेल देंगे, करड़ी में, तो हम लोग करड़ी में डालेंगे तो इसको लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 और गुणे x, इस तरीके से लिख सकते हैं। और वहीं जो 2 करड़ी में 3 है, 2 करड़ी में 3x है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे करड़ी में 3 गुणे x। तो देखो हाई करड़ी में 3 मैच कर दिया, और क्या मैच कर दिया है, यक्स मैच कर दिया। देखो करड़ी में 3 मैच कर दिया, यक्स मैच कर दिया, जो जो मैच कर दिया वो हमारा क्या हो जाएगा कॉमन, तो करड़ी में 3 और यक्स मैच किया, क्या हो गया कॉमन। ऊपर वाले में क्या बचा, करड़ी में 3 बचा, और क्या बचा है यक्स, माइनस है तो माइनस, नीचे क्या बचा 2, तो लिख देंगे 2। अब सिंपल यहाँ माइनस है तो क्या लगा देंगे माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखना, -2 करड़ी में 3 यक्स को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे करड़ी में 3 गुणे यक्स, और वहीं 4 को क्या लिख सकते हैं भाई, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो 2 2 देखो सेम मैच कर दिया कि नहीं, तो 2 2 मैच किया तो 2 हमारा क्या हो जाएगा कॉमन, और करड़ी में क्या बचा, ऊपर क्या बचा करड़ी में 3 यक्स, और ध्यान रखना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, नीचे 2 बचा है तो 2। अब देखो दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक क्या ले लेंगे कॉमन, तो करड़ी में 3x - 2, अब बाहर की चीज़ों को एक कोष्टक में भर देंगे, करड़ी में 3x - 2। अब लिखेंगे इसलिए करड़ी में 3x - 2 बराबर 0, तो 2 इधर माइनस इधर आके क्या आ जाएगा प्लस, तो ध्यान देना x बराबर क्या आएगा 2, तो ध्यान देना करड़ी में 3x बराबर क्या आएगा 2, और करड़ी में 3 गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, तो x बराबर 2 बटा करड़ी में 3। ये x का पहला मान निकल के आ गया, यानी पहला मूल आ गया। दूसरा मूल क्या है, करड़ी में 3x - 2 बराबर 0, तो करड़ी में 3x बराबर भाई 2 इधर क्या है माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा तो 2, और करड़ी में 3 इधर गुणा इधर आके भाग, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 बटा करड़ी में 3।
तो इस तरीके से इसके मूलों को हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। इसके मूलों को ज्ञात करने में कोई दिक्कत, कहीं कठिनाई नहीं है ना। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बाकी इसका जो तीसरा वाला क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से लगेगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा तीसरा वाला क्वेश्चन, क्योंकि एक आध क्वेश्चन तो आप अपने से सॉल्व कर ही सकते हैं, बाकी नहीं होगा तो आप बताइएगा। क्योंकि देखो आप लोग भी ध्यान रखना, नहीं बताएंगे ना तो क्या है, थोड़ा आप लोग बताते हैं तो उससे क्या होता है कि प्रोत्साहन मिलता है, जिज्ञासा लगती है, आदमी और अच्छे से समझाने की कोशिश करता है। लेकिन आप लोग नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, आदमी जैसे तैसे आएगा क्लास में, समझा के चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला है, दूसरे वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब ध्यान देना, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा ध्यान रखना क्या कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। के का हमें ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके दो बराबर मूल हो। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, देख लेते हैं इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो ध्यान रखना क्या दिया, 2x प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो देखो सिंपल है, आप लोगों को हम पंडित श्रीधराचार्य वाला अभी हम आपको सूत्र बताए हैं क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बता दिए हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac से कैसे निकालेंगे, तो a का मान भाई अभी आपको बताया है ना, जो पहल का ए का, दूसर का बी का, तीसर का सी का। तो ए का मान कितना दिया है 2, बी का मान के, भाई गिनती की जगह पे के है तो के, और सी का मान क्या दिया है 3। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बी के जगह पे के है तो के का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना दिया है भाई 2, तो 2, और गुणे सी का मान 3 है तो 3 बराबर कुछ नहीं तो 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 त्रिका 24 बराबर 0। 24 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो के स्क्वायर बराबर क्या बचेगा 24। इस पे से स्क्वायर हटाएंगे घुस जाएगा घर में, तो के बराबर करड़ी में 24। तो के बराबर करड़ी में 24 को सॉल्व करेंगे, आएगा 2 गुणे 2 गुणे, ठीक है, क्या आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ध्यान रखना करड़े में 24 को सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखो के बराबर, तो इसका एक जोड़ा बन गया तो 2, और करड़ी में 2 तिहाई 6। तो के का मान कितना आ गया 2 करड़ी में 6। बोला था के का वह मान ज्ञात कीजिए, तो के का वह मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसी तरीके से ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी इसका जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से लगेगा, तो उस क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो उसकी लंबाई और चौड़ाई को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान रखना, आम की जो बगिया है, आम की बगिया क्या कर रहा है, हमें एक ऐसी आम की बगिया बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, समझ में कि नहीं, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका जो क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर हो। अगर संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, माना आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। आम के बगिया की चौड़ाई हम लोग क्या मान लेते हैं x मीटर। तब लंबाई बराबर, वही ध्यान रखना, जो लंबाई है चौड़ाई की 2 गुनी है, तो चौड़ाई में 2 से गुणा कर देंगे, लंबाई पता ही चल जाएगा। सिंपल है, चौड़ाई में 2 से गुणा कर दें, लंबाई हमें क्या आ जाएगा पता चल जाएगा। तो इसलिए चौड़ाई x है तो x में गुणा किसका कर देंगे 2 का, बराबर 2x मीटर। हमें क्या निकल के आ गया, लंबाई भी पता चल गई तथा बगिया का
क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर है। जो आम की बगिया उसका क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है। तो इसलिए बगिया का जो क्षेत्रफल है कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है। देखो अब हम बगिया का जो क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है हमें, तो बगिया नॉर्मल सी बात है कि लंबाई दिया है चौड़ाई दिया है, मतलब बगिया आयताकार होगी। बगिया किस आकार की होगी, तो बगिया आयताकार होगी। तो लिखेंगे इसलिए आयताकार बगिया का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसलिए बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया है, 800 बराबर लंबाई कितना है भाई, लंबाई 2x है, गुणे चौड़ाई कितना है, x है। तो इसलिए 800 बराबर गुणा करेंगे कितना जाएगा, 2x स्क्वायर। गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, सिंपल है, गुणा इधर आके भाग। तो 800 बटा 2 बराबर x स्क्वायर। 2 एक कम 2, 4 दूनी 8, 400। तो 400 बराबर x स्क्वायर। तो इस पे से स्क्वायर हटेगा, ये कहाँ चला जाएगा, करड़ी में। तो x बराबर क्या आ जाएगा, करड़ी में 400। तो x बराबर, इसको निकालने की कोशिश करेंगे, कितना आएगा ध्यान रखना, 20 गुणे 20। एक क्या बन जाएगा, जोड़ा, एक जोड़ा बना। तो x बराबर 20 मीटर। x बराबर कितना आ गया, 20। तो लंबाई कितना, चौड़ाई कितना आ गई, चौड़ाई बराबर, चौड़ाई भाई x माने इसलिए चौड़ाई बराबर 20 मीटर। तब लंबाई बराबर 2x। तो 2 गुणे x का मान 20 है, तो ना 40 मीटर। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बगिया का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगला वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे चौथा वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र हैं जिनकी आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। दो मित्र हैं जिनकी आयु का योगफल कितना है, 20 है। 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। हमें उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे भाई। मान लेते हैं, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x। अब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर, देखो दोनों की आयु का योग कितना है, 20। पहले का हमें पता है, 20 में से पहले के वाले का घटा देंगे, दूसरे के का पता ही चल जाएगा। तो इसलिए 20 माइनस x। अब हमें पहिलके की आयु पता चल गई, दूसरे के की पता चल गई। कह रहा है कि 4 साल पहले, क्या कह रहा है, 4 साल पहले। तो प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार 4 साल पहले दोनों की आयु का गुणनफल कितना था भाई, दोनों की आयु का गुणनफल 48 था। अभी वर्तमान कितना है, x। 4 साल पहले क्या रहा होगा, x माइनस 4। और ध्यान रखना अभी कितना है, गुणे इसका अभी कितना है, 20 माइनस x। और 4 साल पहले क्या होगा, -4 बराबर किसके, 48 के। तो भाई देखो x माइनस 4 और गुणे इस कोष्टक में 20 में से भाई 4 घट जाए, क्या बचेगा, 16 माइनस x बराबर 48। तो देखो इसका एक बार इसमें गुणा, एक बार इसमें गुणा होगा। इसका जब इसमें गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 16x और माइनस x का x में होगा x स्क्वायर, माइनस इसका इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, 16 चौक 64। और इसका जब इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, 4x बराबर 48। अब देखो 4x 16x जोड़ के कितना हो जाएगा, 20x। 20
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और ध्यान रखना -64 बराबर 48। अब ध्यान देना, एक्स स्क्वायर इधर माइनस इधर भेजेंगे प्लस, आई प्लस इधर आके माइनस, आई माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। तो सिंपल है, भेज देते हैं फटाफट हम लोग सबको, भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर जाएगा इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आई इधर आएगा तो क्या आ जाएगा -20x, और हाई इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस, तो प्लस 48 प्लस 64 बराबर कुछ बचा ही नहीं तो लिख देंगे 0। इसलिए एक्स स्क्वायर -20x प्लस, इनको जोड़ दो भाई कितना आएगा, 8 4 12 के 2 6 4 10 10 1 11 112 बराबर 0। अब ध्यान रखना, हम पहले इनका तो चेक करेंगे कि इसके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। अगर इसके मूलों का अस्तित्व है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तब तो अगर इसके मूलों का अस्तित्व हुआ तब तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इनके मूलों को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। वही क्या दिया समीकरण, एक्स स्क्वायर -20x और क्या है प्लस 112। तो ए बराबर कुछ नहीं है मतलब 1, बी बराबर -20 और कामा सी बराबर 112। तो इसलिए देखेंगे बी स्क्वायर -4ac से, तो बी स्क्वायर -4ac से बी स्क्वायर का मान क्या दिया है भाई -40 20 दिया है, तो क्या लिख देंगे -20 का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान 1 गुणे सी का मान 112। तो देखो इसका करेंगे कितना आ जाएगा, खड़ा 400 आ जाएगा और माइनस 112 का हम लोग किसके साथ 4 के साथ गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 एकम 4 448। तो घटाएंगे तो मान क्या आ जाएगा -48। तो क्या इसके मूलों का अस्तित्व है, इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, जिस वजह से हम इनकी वर्तमान आयु को ज्ञात नहीं कर सकते। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है, इनके मूलों का अस्तित्व है ही नहीं, इस वजह से हम लोग ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इनको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि आज के क्लास में जितना भी चीज़ें समझाई गई होंगी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।